तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के पाठ 2 लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पाठ 2 लहासा की ओर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है राहुल सिकरत्यान। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम है राहुल सिकरत्यान। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज या मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम लहासा की और के लेखक का नाम क्या था? राहुल सिकरत्यान। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका बचपन का नाम मतलब कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो कुछ ये पढ़ेंगे। तो श्री राहुल सिकरत्यान का नाम आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता था। मतलब जो ये राहुल सिकरत्यान थे, इनका जो नाम था आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता था। ठीक है, वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे। जो ये थे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति वाले थे, इनको घूमने का बहुत शौक था। ठीक है, श्री राहुल सिकरत्यान का जन्म सन 1893 में गांव पदहाल जिला आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में। तो लिख लेते हैं जन्म 1893। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? पदहाल। ठीक है, गांव पदहाल, जिला कौन सा था? आजमगढ़। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश। उनका असली नाम केदार पंड्या था। उनका जो असली नाम था वो केदार पंड्या था। ठीक है, उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से प्राप्त की। जो उन्होंने अपनी आरंभिक शुरुआत शिक्षा थी, जो छोटी कक्षा थी, वो उन्होंने अपने पाठशाला से की थी। ठीक है, 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1930 में वो श्रीलंका गए और वहां जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से ही ये केदार पंड्या से राहुल सिकरत्यान बन गए थे। मतलब ये जो थे वो केदार पंड्या से हटकर राहुल सिकरत्यान बन गए थे। ठीक है, इन लोगों ने इनका नाम केदार पंड्या से हटाकर राहुल सिकरत्यान रख दिया था। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पाली, कृति, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू, फ्रांसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, उन्हें हिंदी भी आती थी एवं बहुत सी भाषा आती थी, जैसे कि तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी इत्यादि। ठीक है, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। जो राहुल सिकरत्यान थे, उन्हें इतनी भाषा आती थी, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। माँ भारती के इस सपूत की मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1963 में। तो लिख लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, 1963। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने अजीब साहित्य की रचना की। ठीक है, उन्होंने एक अजीब साहित्य थी, उनकी रचना की थी। तो अब हम कहानी को शुरू, मतलब ये यात्रावृत्त है, इनको शुरू करते हैं, लहासा की ओर शुरू करते हैं। तो लहासा की ओर श्री राहुल सिकरत्यान की प्रथम तिब्बत यात्रा है। जो ये है ना लहासा की ओर, इन्होंने मतलब जहाँ लहासा की ओर एक तिब्बत गए थे, एक जगह है वहां पर गए थे। उन्होंने वहां का व्यवहार बताया था कैसा है, और वातावरण मतलब वहां की बातें बताई थी यात्रा के दौरान। ठीक है, तो वही बताया इन्होंने। लहासा की ओर जो है श्री राहुल सिकरत्यान के प्रथम तिब्बत यात्रा है, पहली तिब्बत यात्रा है। ठीक है, वही बता रहे हैं ये, जो उन्होंने 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते में की थी। उन्होंने ये यात्रा 1929 से 1930 के बीच नेपाल के रास्ते की थी। ठीक है, उस समय भारतीयों की तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। जब इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, तब भारतीयों को इसकी अनुमति नहीं थी, मतलब तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा भिखमंगे के वेश में की थी। ठीक है, इसलिए जो राहुल जी थे, उन्होंने यह यात्रा
एक भिखमंगे के वेश में की थी। जैसे कि मैंने बताया वो एक घुमकड़ी प्रवृत्ति वाले थे, ठीक है, उन्हें घूमना पसंद था, इसलिए उन्होंने यह यात्रा, अनुमति नहीं थी फिर भी ये यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी, और इन्होंने ये कहानी यात्रा वृत्त लिखी थी। ये मतलब यात्रा वृत्त में आती है, ये जो कहानी है अब जो भी मान लो वो एक यात्रा वृत्त में आती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये आएगा यात्रा वृत्त में, ठीक है। इनमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन अत्यंत रोचनात्मक पूर्ण किया है। इन्होंने इस कहानी में तिब्बत की जो राजधानी है लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन अत्यंत रोचनात्मक पूर्ण किया है, ठीक है। और आगे आता है, जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी तब फारी कार्ली डोपोड, जो एक नाम वो है मार्ग है, वह नहीं खुला था। जब राहुल जी ने यात्रा की थी तो ये फारी कालीडोपोड का मार्ग नहीं खुला था, ठीक है। इसलिए भारत की वस्तु नेपाल होकर ही तिब्बत जाती थी। जो भारत की वस्तुएं थी वो नेपाल होकर ही तिब्बत की ओर जाती थी, ठीक है। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। इसे जो है सैनिक और व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था, ठीक है। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां और किले बने हुए थे। मतलब जो मार्ग था जिसे निकले थे राहुल जी, उस मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सैनिक की चौकियां और किले बने हुए थे, ठीक है, जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे, जो सैनिक हैं वो रहते थे, ठीक है। किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके थे और उनमें किसान रहते थे। वह मतलब सैनिक नहीं रहते थे, उनमें किसान रहते थे, पर वो किसका था? वो चीनी सैनिकों का चौकिया था, मतलब चौकी थी वो। मार्ग में उन अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो राहुल जी थे उन्हें मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह जातिगत भेदभाव नहीं, मतलब जहाँ पे तिब्बत है वहाँ पे जातिगत भेदभाव नहीं है, ठीक है। ना ही स्त्री पर वहाँ पर्दा करती है, जो स्त्री है ना ही वहाँ पल्लू या पर्दा करती है। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी, वह चाय बना देंगी। मतलब वहाँ की जो स्त्री है वो बिना डरे निसंकोच खाना भी बना देंगी और चाय भी बना देंगी। वे स्त्री की खूब सेवा करती हैं। वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। जो स्त्री है वो यात्रियों की खूब सेवा करती हैं वहाँ की स्त्री, ठीक है। परित्यागत चीनी किले में से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्होंने राहदारी देनी पड़ी। वहां से आगे बढ़ने के बाद चीनी किले से आगे बढ़ने के बाद चाय पीने के बाद उन्हें आगे बढ़ने तो उन्हें राहदारी मतलब कुछ पैसे देने पड़े। उसी दिन वे थंडोला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। एक थंडोला नामक गांव था, उसके अंतिम गांव में पहुंच गए, ठीक है। वहां अनेक सहायक समिति के जान पहचान के आदमी थे। वहां अनेक सहायक, एक समिति नाम का आदमी था, उसके जान पहचान के आदमी थे, ठीक है। भिखमंगे के वेश में होने पर भी, मतलब ये जो सुम्मति था, ये जो एक बौद्ध भिक्षु था, पर लेखक ने इसका नाम सुम्मति रख दिया था, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सुम्मति की जो उस गांव में थी बहुत सी जान पहचान थी। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। जब वह भिखमंगे के वेश में थे तब भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। जैसे कि मैंने बताया वहां पर भिखमंगे का कोई भी आदर सम्मान नहीं होता था, ठीक है। इसलिए फिर भी भिखमंगे के वेश में भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में एक उस स्थान से गुजरा था। मतलब उसके बाद 5 वर्ष के बाद जो लेखक था फिर से मतलब अच्छे आदमी बनकर, भिखमंगे के वेश में नहीं था, एक साधारण सा यात्री बनकर वहां से गुजरा था, ठीक है। किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। वहां पर जब वह अच्छा सा यात्री बनकर आया था तब उसे वहां स्थान नहीं मिला। जब वह भिखमंगे के वेश में था तब उसे मिल गया।
यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब ये जो है वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति, उनका जब मन होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डंडा थोंडाला पर पार करना था। जो लेखक था उसे सबसे खतरनाक मार्ग जो लगा वो था डांडा थोंडाला थोंडाला पार करना था। ठीक है, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डांडे है, क्योंकि मतलब जो तिब्बत है वहां पर जहाँ पे लेखक यात्रा करने गया वहां पे सबसे खतरनाक स्थान जो था वो था डांडे। यह दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कई गांव नहीं है। मतलब ये जो स्थान है डांडा, ठीक है डांडे, यहाँ पर दूर दूर तक कोई मार्ग के दोनों कोई गांव नहीं है, मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं है। ठीक है, डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है, जो वहां के डाकू हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह है। ठीक है, हाँ, ऐसे स्थान पर हुए खून की वहां परवाह नहीं की जाती और ना ही सरकार इस ओर कोई ध्यान देती। मतलब जहां वो उस जगह पर अगर खून होता था तो ना ही लोग उसकी परवाह करते थे और ना ही सरकार वहां पर ध्यान देती थी। ठीक है, हथियार का कानून ना होने के कारण वह लाठी के भांति लोग पिस्तौल व बंदूक रखते थे। मतलब वहां पे हथियार का कानून नहीं था इसलिए लोग लाठियों की भांति, ठीक है, वहां पर क्या पिस्तौल और बंदूक उठाए फिरते थे। ठीक है, इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे। जो जहां से लेखक निकल रहा था वो बता रहा है, जहां से वो लेखक निकल रहा था वहां पे बहुत से खून हो चुके थे, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी। जो लेखक था उसे खून की परवाह ही नहीं थी। ठीक है, क्यों? वह भिखमंगे के वेश में था। ठीक है, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था इसलिए उसको कोई परवाह ही नहीं थी। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और क्योंकि देखो इसको अभी छोड़ते हैं 2 मिनट, मैं आपको ये समझा देता हूँ। क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। अब आप बोलोगे वो भिखमंगे के वेश में तो था पर इंसान तो था, उसे भी मार सकते थे। अब जो वहां के डाकू होंगे उनको लगेगा कि ये तो पहले से ही भिखारी है, इस पे क्या होगा, इसको लूट के क्या करेंगे, इसलिए उसको परवाह नहीं थी। ठीक है, कि डाकू मेरे को मारेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था और भिखमंगे का वहां पे कोई आदर सम्मान नहीं होता। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लादा हुआ था। जो लेखक था पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और अपनी पीठ पर सामान लादा हुआ था। अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। जो अगला पड़ाव था रास्ता था वो 16-17 मील की दूरी पर था। ठीक है, लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। जो लेखक का सहायक था जो उसके साथ चल रहा था उसने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़े पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे से ऊपर जा पहुंचे। जो घोड़े थे वो उससे सब मतलब जो यात्री थे वो घोड़े पर सवार होकर अगले दोपहर तक डांडे से ऊपर जा पहुंचे। जो क्षेत्र था, जो खतरनाक क्षेत्र था, उससे ऊपर जा पहुंचे थे। ठीक है यात्री, वहां हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। जो वहां पे हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। ठीक है, बीठे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे थे। ठीक है, वहां पे दिखाई देने वाले, अब बैठे होगा कुछ, वहां पे दिखाई देने वाले पहाड़ जो थे बिल्कुल ही नंगे थे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवता का स्थान था। जो डांडा एक नामक क्षेत्र था जहाँ खतरनाक था, उसके सबसे ऊपर स्थान पर क्या था? देवता का स्थान था। ठीक है, नीचे तो कौन होता था, ऊपर देवता का स्थान था। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। जो मतलब जानवरों को जो सींग होते हैं उनसे रंग बिरंगे कपड़ों और झाड़ियों से सजाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऊपर था तो इसलिए इन चीजों से सजा रखा था, ना कि कोई आर्टिफिशियल, और उस टाइम में था भी नहीं, मतलब इतना कुछ, वो पहाड़ पे भी थे कुछ, इसलिए इनसे सजा रखा था रंग बिरंगे कपड़ों और जानवरों के सींगे और झाड़ियों से। ठीक है, लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे
थे जो लेखक था उसके साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी, जो चढ़ाई थी अब कम रह गई थी, किंतु उतराई अधिक थी। जो उतराई थी मतलब ऊपर तो चढ़ गए थे वो, पर उतरना भी तो था उनको, तो जो उतराई थी वो बहुत अधिक थी। ठीक है। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था। जो लेखक ने जो घोड़ा लिया था वो बहुत ही सुस्त पड़ गया था। ठीक है। इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया था। जो लेखक था दूसरे जो सवार थे, मतलब जो दूसरे यात्री थे सवार और रखे थे घोड़े पे, उनसे पिछड़ गया था। आगे चलकर दो मार्ग फुट रहे थे। जो आगे चलकर जो दो मार्ग थे वो अलग अलग रास्ते जा रहे थे। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमिति से स्वयं के 4-5 बजे मिला। जो गांव था, ठीक है, उससे स्वयं 4-5 बजे मिला। जो गांव से दूर वो समिति था उससे स्वयं 4-5 बजे मिला। ठीक है। लेखक मिला। ठीक है। अब हाँ यार, वहां आसपास लाल पीले हो उठा। वहां पे आसपास लाल पीला हो उठा, मतलब ऊपर पहाड़ पे थे तो वो लाल पीला हो उठा था। किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। जो लेखक था उसे घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। लडोकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। एक लडोकोर अब नवा गांव आ गया, वहां पर वह अच्छी जगह पर ठहरे। ठीक है। पहले उन्हें चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थोपकपा मिला। ठीक है। पहले तो उन्हें चाय और सत्तू खाया, उसके बाद उन्हें रात को गर्मा गर्म थोकुपा, वहां का होगा कुछ, वो मिला। ठीक है। अंततः लेखक तिहदारी के विशाल मैदान में पहुंच गया था, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। जो लेखक था तिहदारी के एक विशाल मैदान में पहुंच गया था। ठीक है। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। जो पहाड़ से घिरा एक टापू, मतलब होता है ना एक आइलैंड सा, वैसा लगता था। ठीक है। पहाड़ों से घिर रखा था वो। ठीक है। उनमें एक छोटी सी पहाड़ी थी जो उनमें दिखाई देती थी। मतलब उनमें एक छोटी सी पहाड़ी बिल्कुल वो दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिडारी समाधि गिरी था। जो छोटी सी पहाड़ी थी उसी का नाम क्या था? तिडारी समाधि गिरी था। ठीक है। वह समिति के अब अनेक यजमानों थे। जो वहां सुमिति क्या था, वेदभूषी था, तो वहां पे उसके बहुत से यजमान रहते थे। ठीक है। जिनके पास वह जाना चाहता था, जहाँ पे वे जाना चाहता था। ठीक है। उनसे मिलने के लिए वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। जो लेखक था राहुल जी थे जो, ठीक है, उन्होंने उन्हें मिलने से आज्ञा नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसे गांव के यजमानों में बड़े गंडे बांट सकता है। मतलब यहाँ पे गंडे मतलब पोटलियां। ठीक है, बांट सकता है। सुमिति ने यह बात स्वीकार कर ली। जो मतलब लेखक ने कहा कि अब हम आगे गांव में जाएंगे तो तुम वो बांट सकते हो पोटलियां। ठीक है। सुमिति ने यह बात जो है वो स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कहीं भारिया नहीं मिला। ठीक है। जो दूसरा दिन था, अगला दिन था, उन्हें वहां कोई भारिया नहीं मिला। वे सुबह ही आगे चल दिए। जो वो थे आगे ही सुबह चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है। जो तिब्बत थी, ठीक है, वहां पे जो 10-11 बजे ही होता है ना, वहीं पे धूप बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। जो वो दोनों थे वो सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। ठीक है। 2 बजे तक ललाट धूप में जलता रहा। ठीक है। तिब्बत की जमीन बहुत से छोटे बड़े जमींदारों में बांटी हुई थी। जो तिब्बत की जो जमीन थी वो छोटे बड़े बहुत से जमींदारों में बटी हुई थी। ठीक है। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी जमीन पर खेती स्वयं करते थे। जो
जमींदार थे अपनी अपनी जमीन पर खुद ही खेती करते थे, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। जो मजदूर थे वो बेगार आसानी से मिल जाते थे, ठीक है। खेती का प्रबंध दिखाने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। मतलब खेती का प्रबंध जो है दिखाने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता था, ठीक है। वहाँ किसी राजा से काम नहीं होता था। जो तिब्बत था वहाँ पे किसी राजा से काम नहीं होता था, ठीक है। सुमिति के यजमानों शेखर के खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा था, व्यक्ति था। जो खेती का सुमिति के यजमान थे शेखर की खेती, सुमिति के यजमान थे शेखर, उनकी खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा था। मतलब भिक्षु को भेजते थे देखने के लिए, उनका जो यजमान वो मुखिया था वो बहुत अच्छा था, व्यक्ति था, ठीक है। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी बहुत प्रेम से मिला। जो लेखक किस वेश में था? भिखारी के वेश में। तो वो होने पर भी जो वो था, जो वो भिक्षु मुखिया था भिक्षु, वो उनसे बहुत प्रेम से मिला, ठीक है। वह उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। मतलब उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया, ठीक है। इस मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। जिस मंदिर में उन्हें ठहराया गया ना, उसमें बौद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, ठीक है। वे मोटे और अच्छे कागजों पर लिखित थी। जो वो अनुवाद थे, बौद्ध वचन के अनुवाद, वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थे, ठीक है। एक एक पोथियों का बोझ 15-15 शेर से कम ना था। शेर मतलब एक दूसरा वो होता है, ठीक है, उससे कम नहीं था। लेखक उनमें रम गया, ठीक है। तब सुमिति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौटा आया। जो मतलब सुमिति था, उसने लेखक से पूछा पहली बार तो उसने मना कर दिया था, पर दूसरी बार जब उसने पूछा था तो उसने भेज दिया। क्यों? क्योंकि वह बुद्ध वचनों को पढ़ना चाहता था, ठीक है। तब तक वह बुद्ध वचनों को पढ़ता, तब तक वो जो मतलब वो सुमिति था वो अपने यजमानों से मिलकर आ जाता, ठीक है। दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया था सुमिति। तिडारी गांव वहां से दूर नहीं था। जो तिडारी गांव था वहां से दूर नहीं था, उन्हें वहीं जाना था तो वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल पड़े। जो वो थे, अपना अपना जो सामान था वो लादा और अपने अपने मार्ग पर चल पड़े, ठीक है। तो ये था मतलब इनकी जो राहुल जी ने यात्रा की थी, उन्होंने अपना पूरा ये मतलब सार जो है इस कहानी में बताया था, ठीक है। तो उनके लेखक राहुल मतलब उनका लासाकी और लेखक का नाम क्या था? राहुल सकरतियान। और उनका जन्म 1893 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963 में हुई थी, ठीक है। तो ये पार्ट टू था गदखंड का, ठीक है। तो इसमें हमने इस मतलब राहुल सकरती ने जो यात्रा की थी वो पढ़ी, उनमें उन्होंने क्या क्या बताया और मतलब तिब्बत में किस प्रकार की वो थी और किस प्रकार का वहाँ पे व्यवहार था और मतलब वहाँ पे जो भी था और जितना भी उन्होंने यात्रा में देखा वो उन्होंने यहाँ पर बताया इस कहानी में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।